दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धन, समृद्धि, सुख, दौलत ये सभी लक्ष्मी के रूप हैं और लक्ष्मी का स्वभाव होता है चंचल प्रवृत्ति। चंचल प्रवृत्ति के कारण लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती हैं और इसीलिए हम जो भी लेन देन करते हैं, आर्थिक व्यवहार करते हैं, वो स्थिरता के बजाय चंचलता में ज़्यादा लाभदायक होता है। इस तरह से गतिशीलता ही धन की वृद्धि करती है। कहा भी जाता है कि जल और धन अगर आप इसको रोक के रखोगे तो वो प्रदूषित हो जाएगा, आपको अपेक्षित लाभ नहीं देगा। और अगर इनको गतिशील रखेंगे, चलायमान रखेंगे, तो कहते हैं कि पैसे से पैसा पैदा होता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपका धन ही आपके लिए धन अर्जन का काम करने लगता है। अब वो किस तरह करता है, कई सारे विकल्प होते हैं। कुछ व्यापार के जरिए होता है, कुछ अपने नौकरी पेशा हैं, मेहनत करते हैं। बाकी जो शेयर मार्केट है उसमें अगर आप पूरी तरह से बौद्धिक स्तर पर समृद्ध होकर काफ़ी विचार विमर्श के साथ अगर निवेश करते हैं तो उस निवेश का फल आपको अपेक्षित मिलता है। किस तरह से ये अपेक्षित फल आपको प्राप्त होता है निवेश के जरिए, किस तरह से आपकी जागरूकता वहाँ जाकर आपको एक सहायता करती है अभिवृद्धि के लिए, इस विषय पर हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट जो है इसका भी एक स्वभाव है। जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्मी चंचला है, तो शेयर बाज़ार भी अप डाउन की तरह से यही उसकी गति होती है, उस गति से वो चलता है। तो इस समय क्या शेयर मार्केट की दशा और दिशा है, क्या आगे के संकेत आ रहे हैं और इस समय क्या निवेशकों को निर्णय लेना चाहिए, इन सब विषय पर हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। आज हमने यही विषय रखा है कि शेयर बाज़ार वर्तमान परिवेश। आप भी इस विषय से संबंधित टेलीफोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप सीधे फ़ोन लाइन पर हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम में आपकी समस्याओं को समाधान यहीं से करेंगे। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल का STD कोड है 0755। भोपाल के बाहर के जो दर्शक हैं STD कोड 0755 लगाकर 266049 नंबर पर टेलीफोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए और हम तैयार हैं हमारे विशेषज्ञ से आपका परिचय कराने के लिए और शेयर मार्केट के करंट सिनेरियो की आप तक अपडेट पहुँचाने के लिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री प्रशांत चतुर्वेदी जी। नमस्कार। प्रशांत चतुर्वेदी जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको बता दें प्रशांत जी बाज़ार विशेषज्ञ हैं, पूर्व बैंकर हैं और काफ़ी कुछ अनुभव रखते हैं बाज़ार का, आर्थिक विषयों का। तो आइए हम बात करते हैं प्रशांत जी से। आप भी तैयार हो जाइए फ़ोन लगाने के लिए। प्रशांत जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि शेयर बाज़ार वर्तमान परिवेश जी, इस समय वैश्विक स्तर पर हमारे पड़ोसी देशों को देखा जाए या दूर दराज देशों को देखा जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों या एशियन कंट्रीज, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है। पर यह खुशी की बात है कि हमारा बाज़ार स्थिर और मजबूत खड़ा हुआ है। तो ये जो वर्तमान परिवेश है, करंट सिनेरियो शेयर बाज़ार का, भारतीय शेयर बाज़ार का, क्या संकेत दे रहा है भविष्य के लिए? आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा देश जो है वो अड़ोस पड़ोस में, यूरोप में, अमेरिका में तो उथल पुथल मची हुई है, लेकिन हमारा देश तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अभी जो हाल में ही जो एक क्राइसिस जैसी स्थिति बनी, लेकिन उसमें भी हमारे देश ने एक रेजिलियंस दिखाया, हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने रेजिलियंस दिखाया और बड़े क्रिटिकल लेवल्स को मार्केट ने होल्ड किया और एक तगड़ा जो है वहाँ से उन्होंने बाउंस लिया है। पिछले 2 दिन में वापस मार्केट ने अपनी चाल पकड़ी है। थोड़ी अनिश्चितता अवश्य है क्योंकि हम आइसोलेटेड नहीं हैं, हम विश्व का एक हिस्सा हैं, लेकिन हमारी जो अंतर्निहित मजबूतियां हैं वो अब पूरे विश्व को प्रदर्शित हो रही हैं। मतलब आप कहना का तात्पर्य ये है आपका कि पड़ोसी देशों में या वैश्विक स्तर पर भले ही आर्थिक उथल पुथल चल रही है, पर भारत उससे बेखबर नहीं है, बाखबर है और भविष्य के अंदेशों को देखते हुए अप्रभावित भी है।
बिल्कुल। इसका कारण क्या है? ये हमने कौन सी हमारे यहाँ की ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जिसकी वजह से आज भी विदेशी निवेशकों का भरोसा हमारे बाजार पर अडिग है? देखिए, हमारी कुछ संस्कृति ऐसी रही है कि हमने हमेशा विश्व का कल्याण ही सोचा है। बिल्कुल। और सर्व हिताय सर्व सुखाय वसुदेव कुटुंबकम का हमारा जो है वो हमेशा वाक्य रहा है, हमारा वाक्य ये है। सिद्धांत है। तो इनके कारण हमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और शायद यही खूबियां हैं कि आज विश्व के जितनी भी श्रेष्ठ कंपनियां हैं उनके जो हेड हैं, जो सीईओज हैं, वो भारतीय हैं। और वही कल्चर, एक संस्कृति जो है वो दिख रही है और वो विश्वास पैदा करती है विश्व में कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो खूबियां हैं, आज हम पूरे विश्व के अन्न का भंडार हैं, हम पूरे विश्व को अन्न देने में सक्षम हैं। हम प्रशांत जी, क्षमा कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत दूर से हैं, जयपुर से हैं, शुभम शर्मा जी। अवश्य। हेलो शुभम जी, स्वागत है। नमस्ते सर। सर आपका प्रोग्राम सर अच्छा है बहुत सर, ये रिपीट भी करा करें सर, आपका प्रोग्राम हम लोग बैठे रहते हैं कि कब आएगा, हेलो, कब रिपीट होगा सर। ज्ञानवर्धक जो आपके जो प्रोग्राम रहते हैं तो सर ये रिपीट होने चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर ये जो मंदी आ रही है तो ये सर ये 2008 जैसी मंदी है क्या सर? अभी 2 या 3 बैंक अमेरिका में फेल हो गए हैं। किन सेक्टरों में अभी निवेश करना चाहिए या नीचे नीचे में कहाँ तक निवेश करना चाहिए, और दूसरा किन सेक्टरों को अवॉइड करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप निवेश करें और किन सेक्टरों से दूर रहें। जी जी, ये आपने हमारा प्रश्न अपनी जुबान से पूछ लिया। अगला प्रश्न हमारा भी यही होने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। प्रशांत जी, वही आर्थिक मंदी को देखते हुए लोग अलर्ट होना चाह रहे हैं, जो जागरूक निवेशक हैं, तो इस समय क्या उनको निर्णय लेना चाहिए? देखिए, ये समय जो है मार्केट कई बार आपको अपॉर्चुनिटी देता है एक अच्छी एंट्री का। हाँ। और जब भी इस तरीके से मार्केट थोड़े नीचे के स्तर पे आता है तो हमें ऐसे स्टॉक्स में एंट्री मिलती है जो वैल्यू स्टॉक्स हैं और जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो आपको ये स्टॉक्स थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, जो शायद आप पहले नहीं खरीद पाते, वो आप अब खरीदने की स्थिति में बनते हैं। जहाँ तक सेक्टर्स की बात है तो आपका फार्मा सेक्टर को आप लॉन्ग टर्म के दृष्टि से आप देख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर एक नया उभर के सेक्टर जो है वो आया है और डिफेंस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि इस साल जो है हम लोग 13,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और इनके पास जो अभी बुक्स हैं, जो इनके पास ऑर्डर्स हैं, वो लगभग 80,000 करोड़ की इनके पास जो है ऑर्डर लिस्ट है। तो ये स्थितियां इस सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आप इस क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनमें लॉन्ग टर्म निवेश का आप देख सकते हैं। मतलब आगे आने वाले समय को देखते हुए जो हमारे विकास की जो क्रियाकलाप गतिविधियां हैं या आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जैसे आपने फार्मा सेक्टर बोला, तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उस पर कि आजकल दवाइयों की ज़रूरत लगभग पड़ती ही है। उसके अलावा FMCG है, तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारे सेक्टर इस समय आपको एक संकेत दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने विवेक के अनुसार अपने गोल का बहुत महत्व होता है इसमें। जी। गोल किस तरह से निर्धारित करें? बिल्कुल, गोल तो निर्धारित करेंगे तभी आप लक्ष्य प्राप्ति कर पाएंगे। जी। और सेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, तो डिफेंस के अलावा एक हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी देश काफ़ी प्रगति कर रहा है। हाँ। तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो कंपनियां लगी हुई हैं, जी, आप उस क्षेत्र को भी लॉन्ग टर्म निवेश की दृष्टि से, और एथेनॉल, ये भी भारत काफ़ी उसमें आगे बढ़ रहा है और उसमें काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो इन क्षेत्रों को आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। बात हमारी गोल की है, तो आप अपने छोटे छोटे गोल्स को निर्धारित करिए। हाँ। 2 साल का गोल, 5 साल का गोल, 10 साल का गोल, और उसके हिसाब से आप अपने निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, गोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमारे देश का जो गोल था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 5 ट्रिलियन, और वो
सुनने में ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा पहाड़ है, लेकिन हम उस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और आधा रास्ता हमने तय कर लिया है उसका। बिल्कुल, भारत आज 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच चुका है और 2026 का लक्ष्य है इनका 5 ट्रिलियन का। लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमें निश्चित रूप से शायद हम उसको बहुत पहले ही अचीव कर लेंगे। अच्छा, जो मार्केट का इस समय उतार चढ़ाव है उसको जो नए निवेशक हैं वो कई बार कुछ लोग धैर्य खो देते हैं, उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे स्थिर रहने का, कि किस तरह से वो अपने निवेश पर नज़र रखें लेकिन धैर्य ना खोएं? देखिए, जो मार्केट में जो निवेश है वो जितना आपका गोल निर्धारित है उसके साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजी को भी टेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल कंट्रोल या इमोशनल कोशेंट को मेंटेन करके चलना चाहिए और उतार चढ़ाव होता रहेगा। ये साइक्लिकल है, ये उतार चढ़ाव रहता है। अब इसमें मैं बड़ा आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु देना चाहूँगा कि 2008 की क्राइसिस आई, मार्केट ने रिबाउंड किया और बहुत दुगनी तेज़ी से रिबाउंड हुआ। फिर उसके बाद आप अभी हाल की परिस्थिति अगर देखेंगे, 2020 में कोरोना आया, मार्केट ने ऑल टाइम लो क्रिएट किया, लेकिन उतनी ही तेज़ी से रिबाउंड हुआ और 2000 और लगभग वी शेप की रिकवरी हुई और नए उसने कीर्तिमान स्थापित किए। जी जी प्रशांत जी, हम कार्यक्रम में आगे भी बात करते रहेंगे। दर्शकों, फिलहाल हो चला एक छोटे से ब्रेक का वक्त, हम आपको कुछ गुमशुदा संबंधी जानकारियां देंगे। ये फोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम है लालाराम सुनहरे। इनकी उम्र 66 वर्ष है। रंग सांवला है, कद 5 फीट 2 इंच है, चेहरा लंबा है, एकेरा बदन, लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं, सिकंदरी सराय भोपाल से लापता हैं। ये दूसरी तस्वीर राधा साहू की है। इनकी उम्र 30 साल है। इनका रंग सांवला है, कद 5 फीट 5 इंच, चेहरा लंबा, एकेरा बदन, साड़ी ब्लाउज पहने हुए हैं, भीमनगर भोपाल से लापता हैं। अगली तस्वीर है लीलाबाई की। 38 साल उम्र है इनकी। इनका रंग गेहुआ है, कद 4 फीट 5 इंच है, चेहरा गोल और एकेरा बदन है। ये भी साड़ी ब्लाउज पहने हुए हैं। इनका ताजमहल टप्पर रातीवड़ भोपाल से लापता हैं। अगली तस्वीर तन्वी परनवाल हैं। 20 साल की उम्र है इनकी। गोरा रंग, 5 फीट कद है, चेहरा गोल है, एकेरा बदन, सलवार सूट पहने हुए हैं, वाणगंगा टीटी नगर भोपाल से लापता हैं। इनकी जानकारी मिलने पर आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। आप यहां इनकी जानकारी दे सकते हैं। गुमशुदा संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई और अब निवेश कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। प्रशांत जी, निवेश कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे गोल की। जी, गोल के बाद फिर अगला चरण जो आता है वो वृद्धि का आता है, उपलब्धि का आता है। तो उपलब्धि के लिए निवेश का आप क्या पोर्टफोलियो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? किस तरह से वो पोर्टफोलियो बनाए करंट सिनेरियो और इसके आफ्टर इफेक्ट्स को देखते हुए? कहाँ कितना निवेशित कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कितना रखें, इक्विटी में क्या जाएं, रियल एस्टेट और गोल्ड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। जी, देखिए, आपको पोर्टफोलियो निर्धारण करने के लिए एक बहुत ही सरल नियम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी जो उम्र है जी, उसको आप 100 से माइनस करिए। तो उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की आयु 40 वर्ष की है तो 100 से उसको माइनस करेंगे तो 60 का अंक प्राप्त होता है। तो 60% पोर्टफोलियो जो है उसका वो इक्विटी मार्केट में होना चाहिए। अब इक्विटी मार्केट में आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, और यदि आप स्टॉक्स में कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि स्टॉक्स में निवेश करने के लिए
आपको काफ़ी एनालिसिस होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम एक विशेषज्ञ के पास में अपना पैसे को निवेश के लिए सौंप दें। तो ये सुविधा हमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से बड़ी सरलता के साथ में उपलब्ध है। बहुत ही सरल प्रोडक्ट हैं। जी जी। तो आप सिंपल एक गूगल सर्च भी करेंगे, टॉप रेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड। फिर आप, माफी चाहूंगा, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से टेलीफोन कर रहे हैं। अवश्य जी नंद स्वरूप जी। नमस्कार। तो मैं जी नमस्कार। सुरक्षित निवेश करने के लिए शेयर बाजार में हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ की जानकारी लेना चाहिए? जी, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और सावधानी ज़रूरी है, लेकिन जो जिनको जानकारी नहीं है, जो जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं नंद स्वरूप जी, हमारे नियमित दर्शक हैं, तो जिनकी पहुंच से बाहर हैं आज जो टेक्नोलॉजी, वो कैसे अपडेट रखें अपने आप को? बाजार के संबंध में आपको आजकल हर चीज़ आपके मोबाइल पे उपलब्ध है जी। इसके अतिरिक्त आपका जो ब्रोकर होता है, जिसके माध्यम से आप अपने ट्रेड लगाते हैं, वो भी आपको सलाह देते हैं पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ आजकल बैंकों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो वेल्थ मैनेजर्स, कई बैंकों के पास में वेल्थ की टीम होती है, वो भी आपकी सहायता कर सकते हैं। और मुझे शायद सुनने में ऐसा आया कि राम स्वरूप जी कुछ सुरक्षा के संबंध में शायद पूछ रहे थे। नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी। जी जी जी। तो सुरक्षा अगर आप अपना प्रश्न दोहरा पाएं तो बेहतर होगा। ये यही कह रहे थे कि सुरक्षित निवेश के लिए किससे जानकारी लें, कैसे संपर्क हो और कैसे हम सुरक्षा की तरफ बढ़ सकेंगे निवेश के लिए। हाँ, तो मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि आप बड़ी सरलता से अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। एडवाइज़र्स हैं, पोर्टफोलियो एडवाइज़र्स हैं, वो उपलब्ध हैं। आप उनके संपर्क यानी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। और सबसे सरल तरीका है कि यदि ये सब भी आपके लिए करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जो है वो इस तरह के निवेश कर सकते हैं। कोई भी अच्छा 5 स्टार रेटेड, 4 स्टार रेटेड आप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करिए और उसमें आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो विशेषज्ञ है। जी हाँ, बिल्कुल। किस सेक्टर में, किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, कहाँ कितना लगाना है, कब कहाँ से निकलना है, वो उस चीज़ का उसकी वो विशेषज्ञ है। जी। तो आप उसको अपना धनराशि को सौंप के निश्चिंत रूप से आप जी इक्विटी मार्केट का आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अपने बैंक का नाम लिया, आर्थिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो भी आर्थिक उथल पुथल से प्रभावित होते हैं। बैंकों पर भरोसा हमारा कहना चाहिए पीढ़ियों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बैंक, एक तरह से बैंक में निवेश करना परंपरागत निवेश हो गया है। कई लोग एफडी करते हैं जी। हालांकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक इशू आता है उसमें, तो वो बैंक में किसको करना चाहिए? जैसे सीनियर सिटीजन के लिए बताया जाता है कि जो रिस्क ज़्यादा लेने की क्षमता नहीं रखते या लेना भी नहीं चाहिए वो बैंक में, तो किस तरह से बैंक में निवेश करें? बिल्कुल, बैंक में यदि आपको निवेश करना है, देखिए सीनियर सिटीज़न अगर कोई 65 साल का, 70 वर्ष की आयु के बुजुर्ग हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो इक्विटी में नहीं होना चाहिए। मैंने जो आपको रूल बताया है 100 में से माइनस करके, हाँ। तो उस हिसाब से मुश्किल से 25-30% उनका इक्विटी मार्केट में, तो उनका मेजर पोर्शन जो है वो डेट में होना चाहिए, जो कि कभी भी आवश्यकता पड़ने पे वो उस पैसे को निकाल के उपयोग कर सके। यानी मार्केट के रिस्क से वो पैसा फ्री होना चाहिए, लिक्विडिटी बनी रहना चाहिए उसमें। तो एफडी के कंपैरिजन, एफडी के अगर हम देखते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि एफडी में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि पहली चीज़ हमारी जो वर्तमान इन्फ्लेशन की दर है, हाँ, मुद्रास्फीति की जो दर है वो लगभग 6.25% की चल रही है, और बैंकों की जो एफडी की दर है वो लगभग 7.25% से, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.7% के लगभग है। तो जो एक्चुअल रिटर्न है वो आपका बहुत अधिक नहीं आता, 1% भी नहीं आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पैसे का अवमूल्यन हो रहा है। और दूसरा बात आ जाती है टैक्स की। एफडी में सीधे आपका जो है वो टैक्स कटता है, और वहीं जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। जी जी। तो आप जो अगर 1 लाख रुपए आप एफडी में या डेट के म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो लगभग जो आपको बेनिफिट होता है वो 22,000 रुपये का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के वर्तमान दर के हिसाब से। तो आप इस तरह के डेट फंड्स में लगा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उसके रिटर्न्स जो हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो देख सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि निवेश, एक सफल निवेश वो है जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको सपोर्ट कर पाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका बेहतर विकल्प आपने ये पीपीएफ, ये म्यूचुअल फंड में किस तरह से लमसम करना चाहिए या एसआईपी के ज़रिए करंट सिनेरियो को देखते हुए और आगे आने वाली जो आर्थिक जो धारा है उसको देखते हुए अभी किसको चुनना चाहिए, एसआईपी, लमसम? इस समय चूँकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत अधिक है, जी हाँ, वैश्विक स्थिति और जो भी स्थितियां हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं यहाँ पे, जी हाँ, जी हाँ, तो उस दृष्टि से लमसम पैसा डालने के बजाय आप एसआईपी मोड में पैसे को निवेश करें। तो इससे क्या है कि आपके निवेश की एवरेजिंग हो जाएगी, तो वो जो उतार चढ़ाव है वो आपका जो है वो इवन आउट हो जाएगा। जी जी। तो एसआईपी मोड का मैं सलाह दूंगा कि अभी कुछ समय के लिए आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करें बजाय लमसम इन्वेस्टमेंट करने के। अच्छा, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास पैसा है और निवेश करना चाहते हैं, और लेकिन जो निवेशित हैं वो तो सोचते हैं कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो हमें घाटा होगा, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो ख़रीदारों के लिए किस तरह से वो एक अवसर पैदा करके देता है ताकि वो आगे चल के उसका फ़ायदा उठा सके? बिल्कुल अवसर मिलता है, मार्केट हमेशा अवसर देता है जी। नए बायर्स के लिए भी देता है, नए एंट्री के लिए भी देता है जी। तो कई अच्छे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें आप निवेश करने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अच्छा, दूसरा एक और है कि हमारी भारतीय परंपराएं भी रही हैं, हमारे धार्मिक संस्कारों से भी जुड़े रहे हैं स्वर्ण के में, तो गोल्ड का भी मार्केट इस समय ऑल टाइम हाइक चल रहा है जी। तो अब गोल्ड के लिए क्या निर्णय लिया जाए? गोल्ड कुछ खरीदना चाहिए या अभी वेट करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि स्वर्ण के प्रति आकर्षण हम भारतीयों का आकर्षण जो है वो विशेष रहा है, और स्वर्ण जो है वो आज से नहीं आदिकाल से अगर हम देखें बिल्कुल कि किसी भी राज्य की संपन्नता जो है वो उसके स्वर्ण कोष के आधार पे होता था। जी जी। और आज भी देश का जो है वो आकलन जो है उसके पास कितना स्वर्ण का भंडार है उसके आधार पे होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय भारत जो है उसके पास पर्याप्त सोने का भंडार है, लगभग 750 टन जी जी जी। आज हमारे पास है। हाँ। ये काफ़ी मजबूत स्थिति है हमारी। अब बात आई निवेश की, तो निवेश के लिए स्वर्ण हमेशा ही आकर्षक रहा है और आगे भी रहेगा। अभी मैं हाल का ही अगर उदाहरण दूं कि कोरोना काल से ठीक पहले सोने के दाम जो हैं वो लगभग 34-35 हज़ार के आसपास में चल रहे थे। बिल्कुल। कोरोना का काल आया, पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा और लोगों ने सोने को ही सबसे सुरक्षित निवेश का पाया, और ये हमेशा इससे ही रहा है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपना अनाज वगैरह बेचते हैं, तो अपना पैसा जो है वो सोने, उसमें भी अभी किया जा सकता है, गोल्ड में किया जा सकता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। प्रशांत जी, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लगभग समाप्ति हो चुका है। बातें आपसे और भी करना थी, लेकिन अब समय अनुमति नहीं देता है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़े रहे, टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न पर देखते रहे। अगली बार हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।